जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की। सेमेस्टर प्रणाली यूनिवर्सिटी ने लागू की है, तो उसको 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया है, जिसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस और प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। जूलॉजी का जो पेपर है उसका कोड है ZOO63T201। पेपर का जो नाम है वो इकोनॉमिक जूलॉजी एंड इथोलॉजी, मतलब आर्थिक महत्वपूर्ण जूलॉजी, जंतु विज्ञान और व्यवहारिकी, अनुप्रयुक्त जिसको बोलते हैं अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान और व्यवहारिकी पेपर का नाम है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। पूरे पेपर को 4 यूनिट में डिवाइडेशन किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं उनके बारे में एक एक चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन में जो पॉइंट रखा गया है सिल्क वर्म स्पीसीज, मतलब रेशम कीट की प्रजातियां। होस्ट प्लांट, मतलब रेशम कीट किस पौधे पर पाला जाता है, शहतूत के पौधों पर इनको पाला जाता है। तो होस्ट प्लांट के बारे में, टाइप्स ऑफ सिल्क, रेशम के प्रकार। इसके बाद में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ सिल्क, रेशम का आर्थिक महत्व क्या है, व्यापारिक दृष्टि से रेशम के क्या उपयोग हैं। मोरिकल्चर, लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्क वर्म, सिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क का उत्पादन कैसे किया जाता है। एसोसिएटेड एनिमीज डिजीज, मतलब रेशम कीट पालते समय क्या कठिनाई आती है, ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं जो रेशम कीट को पालने में नुकसान करते हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। एंड देयर मैनेजमेंट, किस प्रकार से रेशम कीट पालन करता एक प्रबंधन करता है या वो किस मैनेजमेंट के थ्रू उसका पालन करता है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट हो गया। चैप्टर 2 की बात करें अपन, लेक कल्चर, लाख संवर्धन, लाइफ साइकिल ऑफ लेक इंसेक्ट, जो लाख का जो कीट होता है उसका जीवन चक्र क्या है। जनरल पार्टिसिपेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लेक कल्टीवेशन, मतलब उसके सामान्य लक्षण क्या है और किस प्रकार से उसका संवर्धन किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ लेक, मतलब संवर्धन किस प्रकार से करेंगे। कंपोजिशन, संगठन क्या है, जब लाख का उत्पादन होता है तो लाख में से कौन से केमिकल हैं जिनसे मिलकर लाख बनता है, उसका क्या संगठन है लाख का। प्रॉपर्टीज, गुण एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लेक, उसके क्या गुण हैं और क्या उसका उत्पादन है। एसोसिएटेड एनिमीज, मतलब कौन से शत्रु हैं, कौन सी कठिनाई है, कौन सी बाधाएं हैं जो लाख उत्पादनकर्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, एवं उसका प्रबंधन। तो यूनिट फर्स्ट का पहला जो चैप्टर है वो सेरीकल्चर से है और दूसरा चैप्टर लेक कल्चर से है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो चैप्टर है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, स्पीसीज ऑफ डोमेस्टिकेट हनी बी, मतलब घरेलू मधुमक्खियों की प्रजातियां या जो पालतू है, डोमेस्टिकेटेड है, पालतू जो प्रजातियां हैं उसकी विभिन्न प्रकार की हनी होती है, हनी बी होती है, उनका पालन हम नहीं कर सकते। कुछ गुस्सेल प्रवृत्ति की मधुमक्खियां होती है, कुछ सामान्य होती है। तो सामान्य प्रजाति की जो स्वभाव में सही होती है उन्हीं का उत्पादन किया जाता है, उन्हीं से अपन हनी प्राप्त करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज, इंडिजिनस एंड आर्टिफिशियल बीज हैवीज, मैनेजमेंट प्रबंधन ऑफ बी कीपिंग बाय प्रोडक्ट्स, एसोसिएट एनिमीज एंड डिजीज, मतलब मधुमक्खी पालनकर्ता को किस प्रकार से उनके शत्रुओं से, उनकी बीमारियों से और उनके मैनेजमेंट में किस प्रकार की बाधाएं आती है। एपीकल्चर एंड देयर एपियरी ऑफ इंडिया, भारत में मधुमक्खी पालन का कितना विस्तार है या ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर मधुमक्खी पालन के लिए फॉर्म लगाए गए हैं। भारत में क्या स्थिति है मधुमक्खी पालन की, कितना ग्रो कर रहा है ये बिजनेस, मधुमक्खी पालन का जो उद्योग है वो कितना बढ़ा हुआ है, कौन से राज्य अग्रणी हैं, कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं, उसका पूरा अध्ययन अपने को इस चैप्टर में करना है। अगला जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, प्रोन कल्चर, आर्थ्रोपोडा संघ से उठाया इन्होंने ये, फिर वापस प्रोन कल्चर, कल्चरेबल स्पीसीज, मतलब पालतू प्रजातियां,
प्रोन की बहुत सारी प्रजातियां होती है, लेकिन सभी प्रजातियों से उत्पादन नहीं लिया जा सकता। तो कल्चरेबल स्पीशीज कौन सी है, इनका हम संवर्धन कर सकते हैं? प्रोन हैचेरीज, प्रोन हापा, मतलब प्रोन को पकड़ने के लिए विशेष जाल होते हैं जिनको हैचेरीज बोलते हैं। तो प्रोन हैचेरीज किस प्रकार से हैं? कल्चर, प्रैक्टिस, प्रोडक्ट्स एंड मेंटेनेंस, उनका क्या रखरखाव है, क्या उत्पादन है, एसोसिएट्स, डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, अर्थात पालनकर्ता जो प्रोन का जो पालन करेगा उसके सामने क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्मीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर है, 101% एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन देगा। वर्मीकल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग, चैप्टर का नाम है सुटेबल एंड नॉन सुटेबल स्पीसीज, कौन सी प्रजातियां हैं जिनको हम सुविधाजनक तरीके से उनको ग्रो करवा सकते हैं और उनसे हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिनसे हम उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते? कन्वेंशनल एंड कॉमर्शियल वर्मीकल्चर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल वर्मी कंपोस्टिंग, एक बड़े पैमाने पर इस उद्योग को अपनाना और अपनाकर इससे वर्मी कंपोस्ट अर्थात के इससे खाद प्राप्त करने की तकनीक, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड वर्मी को, मतलब जब हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे तो ऐसी क्या कठिनाइयां हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान अपने को देखने को मिलती है, तो उनका अध्ययन करेंगे चैप्टर वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग में। उसके बाद में यूनिट सेकंड का अगला चैप्टर है पर्ल कल्चर एंड इंडस्ट्रीज, मतलब मोती उत्पादन और उसका उद्योग, पर्ल प्रोडक्सिंग मोलस्कस, पर्ल प्रोडक्सिंग मोलस्कस, पर्ल फॉर्मेशन, हार्वेस्टिंग, रिप्रोडक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ पर्ल्स, मतलब मोतियों का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इनकी हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, मोती निर्माण कैसे हो सकता है। प्राकृतिक रूप से तो समुद्रों की गहराई में मोती मिलते हैं, लेकिन हम कृत्रिम तरीके से भी मोतियों के बीज अपने फार्म हाउस में या अपने उद्योग में लगाकर इनसे मोती प्राप्त कर सकते हैं, जिनको कृत्रिम मोती बोलते हैं। तो उनका किस प्रकार से, मोलस्कस जो प्राणी है उनको लाकर उनका किस प्रकार से हम मोतियों का उत्पादन करते हैं, वो इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला चैप्टर है पीसीकल्चर, मछली पालन। पहले भी छोटी क्लासों में भी इसका जिक्र आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीसीकल्चर। कल्चरेबल स्पीसीज, कौन सी प्रजातियां हैं? मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी स्पीसीज है, लेकिन पालतू मछलियां कौन कौन सी है? एडेबल फिश सीड प्रोडक्शन, मतलब मछलियों के बीज का उत्पादन कैसे करेंगे? हैचेरीज, फीडिंग ऑफ फिशेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मछलियों का भोजन क्या है? बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिश कल्चर, एसोसिएट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, उनमें आने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है पोल्ट्री कीपिंग, मुर्गी पालन, इंडिजेनेसिस एंड एक्सोटिक्स ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, मतलब हाइब्रिड जीन या देसी नस्ल की जो मुर्गियां हैं उनका किस प्रकार से अपन उनका पोल्ट्री फार्म करेंगे। हाउसिंग सिस्टम पोल्ट्री, मतलब घर निर्माण, किस प्रकार से उनका रहन सहन के लिए अपन उनकी व्यवस्था करेंगे। कॉमन पोल्ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मतलब जब कोई भी पोल्ट्री फार्म करता या कोई भी मुर्गी पालन करता जब इसका उत्पादन करेगा या इस व्यवसाय को लगाएगा तो उसके सामने कौन कौन सी तकनीक है, उसको कौन कौन सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, जब कोई भी मुर्गी पालन करता है, जब मुर्गी का पालन करता है तो उसके सामने मुर्गियों में बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं जिनके कारण कई बार पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म साफ हो जाता है, मुर्गियां नष्ट हो जाती है। तो उनमें कौन कौन से रोग आते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो हम चैप्टर पोल्ट्री कीपिंग में अध्ययन करेंगे। ओके, आगे बात आ रही है यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड, 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। यूनिट थर्ड का पहला चैप्टर प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। अब देखो, सबसे पहले मलेरिया, मलेरिया के बारे में अपने को अध्ययन करना है। इसका वाहक कौन है, जो वाहक है उसका जीवन चक्र क्या है, किस प्रकार से कौन कौन सी इसके होस्ट हैं,
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका निद्रालु रोग, ठीक है। एमीबियो डाइसेंटी लाइसेमानिया, मतलब अमीबिया पैचिस, जो जल में रहने वाले अमीबा है, अगर कोई प्राणी दूषित जल को ग्रहण करता है तो उस प्राणी में अमीबियो डाइसेंटी रोग हो जाता है और लाइसेनिया रोग हो जाता है। तो उस रोग के बारे में हम प्रोटोजोन डिजीज वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर आ रहा है हेलमिंथीज डिजीज, मतलब हेलमिंथीज, दो प्रकार के हेलमिंथीज हमने फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर में उसमें देखा था, एस्केलमिंथीज और प्लेट हेलमिंथीज। उनसे क्या क्या डिजीज है, आउटलाइन ऑफ डिजीज केस बाय प्लेटिहेलमिंथीज, मतलब प्लेटिहेलमिंथीज से कौन कौन से रोग होने वाले हैं एंड एस्केहेलमिंथीज से कौन कौन से रोग होने वाले हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, आर्थ्रोपोडा भी एक जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसमें हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, मिलियंस एनिमल है और अधिकतर आर्थ्रोपोड्स, हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हानिकारक हैं, लेकिन ज्यादातर जो आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं वो रोग कारक हैं। जंतु जगत में अगर रोग का कोई वाहक है तो वह आर्थ्रोपोड्स प्राणी। तो ऐसे कौन से, जैसे टिक बॉर्न हो गया, टिक बॉर्न डिजीज हो गया, माइट इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, कहने का मतलब आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी हैं वो किस प्रकार से रोग फैलाते हैं। अगला जो चैप्टर आ रहा है पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IPM यहां से पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या है वो बाद में, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अपने आसपास जितने भी इंसेक्ट हैं उनको हम कैसे दूर भगाएं या उनको कैसे नष्ट करें वो देखने को मिलता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में, IPM। इस चैप्टर में पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, जैसे खेती में बहुत सारे कीड़े होते हैं तो उनको हटाने की विधियां, जैसे यांत्रिक विधि है, रासायनिक विधि, कई बार हम उनको यांत्रिक विधियों से हटा देते हैं, कई बार यांत्रिक विधियों से कीट नहीं हटते तो उनके ऊपर केमिकल डालते हैं, फिर उनको खेती से हटा। तो एग्रीकल्चर पेस्ट जो होते हैं उनको दूर कैसे किया जाता वो पढ़ेंगे बेटा IPM में, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद में स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, मतलब आपने कोई खाद्य पदार्थों का भंडारण कर रखा, अनाज का भंडारण कर रखा है, इलियां वगैरह जो आकर उनको नष्ट करती है, तो किस प्रकार से, ऐसे क्या फॉर्मूले हैं, ऐसे क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम उनको दूर कर सकते हैं। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हो गया। हाउस होल्ड पेस्ट, इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मतलब घर में, रसोई घर में, अपने घरों में भी ऐसे बहुत सारे कीड़े कीट पतंगे हैं, उनका किस प्रकार से निपटारा कर सकते हैं वो पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट फोर्थ में क्या क्या चैप्टर हैं, आइए एक बार। यूनिट फोर्थ है इथोलॉजी से। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, अपनी जो बुक का जो नाम था वो था अप्लाइड जूलॉजी एंड इथोलॉजी। इकोनॉमिक बोल दो, अप्लाइड बोल दो, इकोनॉमिक जूलॉजी मतलब अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान और व्यवहारिक। तो दो जो चैप्टर है या दो जो यूनिट है वो तो संबंधित है किससे, अप्लाइड जूलॉजी से, इकोनॉमिक जूलॉजी से, और दो यूनिट जो संबंधित है वो किससे, इथोलॉजी से, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में देखो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री इथोलॉजी, मतलब परिचय, व्यवहारिकी का परिचय। कोई भी प्राणी संसार में जब आता है तो वो अपना अलग से व्यवहार करता है। तो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी एंड बिहेवियर, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, मतलब उसका हाइपोथैलेमस जो है, मस्तिष्क जो है, उसके अनुसार वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे आचरण करता है। ओके, नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के क्या कंसेप्ट हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रम की अवधारणा, साइन स्टिमुलस। साइन स्टिमुलस का मतलब हो गया कई प्राणी क्या होते हैं, चिन्ह उद्दीपन जिसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिन्ह उद्दीपन, मतलब चिन्ह के द्वारा उद्दीपित करके अन्य प्राणी को सूचना देते हैं। इनेट अर्जित, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, एक्शन स्पीसीज एनर्जी और मोटिवेशन अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, यहां से सवाल आता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो शॉर्ट नोट से आए। ओके, इम्प्रिंटिंग एंड लर्निंग, सीखना मतलब कोई प्राणी किस प्रकार से सीख पाता है, सीखने की क्रियाविधि यूनिट फोर्थ में अध्ययन करेंगे। कम्युनिकेशंस, संप्रेषण, मनुष्य या कोई प्राणी जब संसार में आता है तो अपने व्यवहारों का आदान प्रदान बोलकर करता है, उस क्रिया को कहते हैं संप्रेषण। ऑडिटरी
प्रैक्टिकल्स, विजुअल एंड केमिकल सोसाइटीज, प्रैक्टिस एंड एडवांटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी एंड मंकी, मतलब मधुमक्खियों में और बंदरों में, मधुमक्खी और बंदर जब किस प्रकार से अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, किस प्रकार से संप्रेषण करता है, वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। बायोलॉजिकल क्लॉक्स, अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लॉक्स, यूनिट 4 का लास्ट। बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड एनिमल बिहेवियर, बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होती हैं एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होती हैं, जैविक घड़ियां, मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, मतलब प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार अपना जूलॉजी का 3rd सेमेस्टर का ये थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब रही बात प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में क्या क्या है वो नेक्स्ट अपन इस वीडियो में देखते हैं। ओके, प्रैक्टिकल का सिलेबस UG 0802 ZOO63P202 इसका कोड है। प्रैक्टिकल बेस किस पर है, प्रैक्टिकल वो इकोनॉमिक जूलॉजी, वो बताई थी हमने, अभी बात करी थी, पेपर का नाम है अपना इकोनॉमिक जूलॉजी एंड इथोलॉजी या अप्लाइड जूलॉजी बोल दो, आर्थिक प्राणी विज्ञान बोल दो, और व्यवहारिकी पर आधारित है। देखिए क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड मॉडल्स या फोटोग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो स्लाइड्स का अध्ययन करना है, स्लाइड्स का अध्ययन के लिए हम मॉडल्स का यूज भी कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स का यूज भी कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या है स्लाइड्स में, प्लाज्मोडियम दिया, जियार्डिया दिया है, टेक्सोप्लाज्मा दिया है, ट्राइपोनोसोमा दिया है, इसके अलावा बर्ड बग्स, मॉस्किटो और पेडिकुलस एम्यूनस कैपेसिटीज दिया गया है, जिनोसाइक्लोपिस दिया गया, एफिड्स दिया गया, ट्राइबिलम दिया गया है, टीन या सोलियम दिया गया, फेसिला हिपेटिका दिया गया है, एस्कैरिस और वाउचेरिया, ये स्लाइड्स में दिया गया। मतलब पहले क्वेश्चन के लिए ये अपने पास एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड या प्रिपेयर ए परमानेंट स्लाइड ऑफ गिवन मटेरियल, मतलब दिए गए मटेरियल की स्थायी स्लाइड बनाओ, तो उसके लिए अपने पास ये। ठीक है, दूसरा स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन, स्पॉटिंग जो अपने को 8 स्पॉटिंग मिलती है 16 नंबर की, 8 दूनी 16 नंबर की स्पेसीज स्पॉटिंग मिलती है, उसके लिए स्पेसिमेन। अब उसका हम अध्ययन फोटोग्राफ से भी कर सकते हैं, मॉडल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी स्पेसिमेन है, सिल्क मोथ स्पीसीज, मतलब जो रेशम का कीट है उसकी सारी की सारी प्रजातियां, अर्थवॉर्म स्पीसीज, अर्थवॉर्म है उसकी स्पीसीज, प्रॉन एंड पर्ल ऑयस्टर, झींगा और मोती है ऑयस्टर जिसको बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, पॉइजनस स्पाइडर, मतलब जहरीली जो स्पाइडर है उनका, स्कॉर्पियन, बिच्छू, आंट्स, टेनिपिड्स, कैरविंग्स, टाइप्स ऑफ हनी बीज, कॉकरोच, क्रिकेट्स, ग्रॉसहॉपर, एडेबल फिश, मतलब आपके पास कोई भी उपलब्ध जो मछली है वो, फर, फिदर, कोरल एंड कोराइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा जो पॉइंट है, टू स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क है। मतलब एक क्वेश्चन, एक तो मेजर एक्सरसाइज मिलेगी और एक माइनर एक्सरसाइज। तो माइनर एक्सरसाइज में अपने को किसी भी एक जो कीट है, चाहे वो रेशम का कीट हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो लाका का कीट हो, उसके जीवन चक्र का अध्ययन करना होता है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो पॉइंट है अपने पास, टू स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म ऑफ अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब आपके पास जो कोई भी सिल्क का मटेरियल आपको मिल रहा है उसका आपको अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट 4, टू स्टडी द क्वालिटिव एनालिसिस हनी, मतलब अध्ययन करना है गुणवत्ता का, मतलब जो शहद की जो गुणवत्ता है, शहद की गुणवत्ता कैसे नापेंगे, शहद की गुणवत्ता का उसमें अध्ययन करना है। पॉइंट नंबर 5 है, टू स्टडी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग बिन्स एंड डिवाइसेस यूज फॉर द वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब केंचुओं द्वारा किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट, साधारण जो अपन खाद बनाते हैं
पेड़ पौधों की घास फूस से, वो तो कहलाती है कंपोस्ट। लेकिन उसी में अगर हम केंचुओं की सहायता लेते हैं तो वो चीज़ कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के क्या तरीके हैं, क्या डिवाइस है, और किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट की जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है, उसका हम उसमें अध्ययन करेंगे। छठा है स्टडी टू डिफरेंटिव बिटवीन ओरिजिनल एंड आर्टिफिशियल पर्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने अभी बात करी, एक तो कृत्रिम मोती होते हैं और एक प्राकृतिक मोती होते हैं। तो छठे चैप्टर में या छठे पॉइंट में अपने को यह बताना है कि प्राकृतिक और कृत्रिम जो मोती हैं उनमें क्या अंतर है। ओके, तो स्टडी द फूड रेफरेंस एंड रेस्पॉन्स टू लाइट इन एनी ऑफ द स्टोरेज इन इंसेक्ट पेस्ट। हाँ, हमने थ्योरी वाले चैप्टर में जब इनके व्यवहारिकी का अध्ययन किया तो वहां पर पॉइंट था कि कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीट जब व्यवहार करता है तो उसके ऊपर लाइट का क्या प्रभाव है। इसमें ये दे रखा ना, रेस्पॉन्स टू लाइट टू एनी ऑफ द स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट। मतलब आपके पास कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी पेस्ट है, तो उसका प्रकाश पर या प्रकाश का उस कीट पर क्या प्रभाव है। ठीक है। आठवां जो पॉइंट है टू स्टडी ऑफ द एंटेनल ग्रोमिंग इन कॉकरोच। व्यवहारिकी जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस है प्रैक्टिकल का, वो अप्लाइड जूलॉजी एंड इथोलॉजी पर आधारित है। तो कुछ प्रैक्टिकल तो अप्लाइड जूलॉजी के हैं जो शुरू में 4-5 पॉइंट है, और कुछ जो चैप्टर हैं, कुछ पॉइंट हैं वो अपने पास एंड उसके व्यवहारिकी के। तो टू स्टडी द एंटेनल ग्रोमिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच का एंटेनल या कॉकरोच के ऊपर वेसलिन वगैरह या कोई भी केमिकल हमने लगाया तो उसका क्या व्यवहार है, व्यवहार को जब हमने नोटिस किया तो नोटिस करने के बाद हमें क्या लगा, उसका अध्ययन इस पॉइंट में अपने को करना है। आठवां पॉइंट हो गया। नवा पॉइंट स्टडी ऑफ द केमिकल कम्युनिकेशंस बिहेवियर इन द आंट्स या अर्थवॉर्म। चींटियों का, ये भी इथोलॉजी से है, चींटियों का रासायनिक संप्रेषण। जब चींटियां कतार में चलती है तो कुछ केमिकल, कुछ रसायन, कुछ फिरामोन्स छोड़ती जाती है, तो उन्हीं के द्वारा वो संप्रेषण, वो बोलती नहीं है लेकिन केमिकल के द्वारा, एक केमिकल कम्युनिकेशन हो गया ना, केमिकल मतलब रासायनिक संप्रेषण हो गया। तो रासायनिक संप्रेषण से किस प्रकार से व्यवहार करती है, कौन, आंट्स या अर्थवॉर्म। ओके। 10वां पॉइंट है एजुकेशनल टूर विजिट टू एनी सेरिकल्चर। बहुत ही आसान टॉपिक है, यहां से भी प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जब हम कोई राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभियान या कोई जूलॉजिकल पार्क हो, जंतुआलय हो, उसका अध्ययन करने गए तो वहाँ कौन कौन से जानवर दिखे, उनका क्या संग था, क्या वर्ग था, उनका व्यवहार कैसा था, आवाज़ कैसा था, स्वभाव कैसा था, उसको देखकर हमने एक प्रोजेक्ट फाइल बना ली और उसको उसमें लिख दिया। तो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है या 10वें नंबर का जो पॉइंट है वो एजुकेशनल टूर से संबंधित है। विजिट टू एनी सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी रेशम कीट उद्योग में जाकर उससे हमने सीखा कि किस प्रकार से रेशम के कीट का पालन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने इस क्लास में जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर और प्रैक्टिकल की कंप्लीट बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन 4th सेमेस्टर की बात करेंगे। आपको इस चैनल द्वारा या मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी नई क्लास है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस जानकारी में अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स लिख दें, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, थैंक यू।